आज की जो हमारी वीडियो है वो है डायरिया इन एडल्ट्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डायरिया इन चिल्ड्रन। तो आज की इस वीडियो में हमारा डायरिया का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डायरिया इन एडल्ट्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो डायरिया है वो एक तरीके का सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, डायरिया क्या है? एक तरीके का सिम्टम है, ना कि कोई एक डिजीज़ है। ठीक है, ना कि एक कोई डिजीज़ है। ठीक है, अब डायरिया में होता क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, डायरिया इन चिल्ड्रन में हमने पढ़ा था 3 तरीके की डायरिया थे, एक्यूट डायरिया और इसके डिसेंट्री और क्रोनिक डायरिया। ठीक है, डायरिया 2 ही तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट और क्रोनिक। ये हम एडल्ट वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्यूट डायरिया में होता क्या है, एट लीस्ट 3 और मोर टाइम लूज स्टूल अगर पास होता है, ठीक है, लेस देन 2 वीक्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो वो एक्यूट डायरिया कहलाता है। ठीक है, अगर आपको 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्रोनिक डायरिया। तो आप कहाँ पहुँच चुके हैं? अगर आपका डायरिया 2 वीक से ज़्यादा है तो वहाँ पर क्रोनिक डायरिया कहलाएगा। छोटा सा पार्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे स्टमक है, इसका पार्ट है इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में होता क्या है, देखिए इसमें कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वाटरी डायरिया होने लगता है। ठीक है, या इसके अलावा ये सेल रप्चर होने लग जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। हमने चिल्ड्रन वाले पार्ट में पढ़ा था कि बच्चों को रोटो वायरस इन्फेक्ट कर रहा था जिसकी वजह से उनमें डायरिया देखा गया। ठीक है, अब आप जानेंगे रोटो वायरस एंड नोरो वायरस के बारे में। देखिए, रोटो एंड नोरो वायरस दोनों ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को करता है। ठीक है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, जो रोटो वायरस है वो ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, जबकि जो नोरो वायरस है वो किसी भी एज के पर्सन को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन जो रोटो वायरस है वो 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। अब देखिए, जो एक्यूट डायरिया है उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको कैफ़ीन अवॉइड करना है। आपको मालूम है कि लोग क्यों मना करते हैं ज़्यादा चाय पीने को, क्यों ये हमारे अंदर इतनी डिहाइड्रेशन करता है। तो देखिए, यहाँ पे जो कैफ़ीन है वो इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो को किडनी में। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, वो इंकरेज करता है फ्लश आउट मोर वाटर। ठीक है, वो ज़्यादा पानी को फ्लश आउट करता है, इसलिए जो कैफ़ीन है वो अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग डायरिया। और इसके अलावा ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को भी, इसका लेवल भी इंक्रीज़ करता है, जो कि एक तरीके का मैसेंजर है। ठीक है, प्रमोटिंग सीक्रेशन ऑफ फ्लूइड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये फ्लूइड का सिक्रेशन को इन्हेंस करता है। ठीक है, अब जब डायरिया कम होने लगे या आपको लगे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो कुछ स्टार्ची फूड्स दे सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, राइस, प्लेन सीरियल, ये सब डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हमने पीछे तो एक्यूट डायरिया के बारे में पढ़ लिया कि उसको किस तरीके से क्योर करना है, कितने दिन का रहता है। अब देखिए, यहाँ पे क्रोनिक डायरिया है। देखिए, क्रोनिक डायरिया में क्या होता है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जो न्यूट्रिशन है वो हम किसके द्वारा देते हैं, पेरेंटली के द्वारा और एंट्रली के द्वारा। ठीक है, ये 2 ऐसे मेथड हैं जिसके साथ हम न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एंट्रनली के बारे में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में जानना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, जो एंट्रनली होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्यूब प्लेस की जाती है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में की जाती है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्रल क्या होता है, पेरेंट्रल में हम क्या करते हैं, जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करते हैं वेन में, और उस वेन के थ्रू क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ठीक है, ये 2 ऐसे मेथड हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसमें, क्रोनिक डायरिया में, जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पता लगा लिया कि जो क्रोनिक डायरिया में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 मेथड के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। देखिए, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर आयरन
लॉस हो सकता है, ठीक है, जिससे पर्सन जो पेशेंट है वो एनेमिक हो सकता है, उसको एनीमिया हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है। ओके, रिड्यूस एंजाइम सिक्रेशन, जो मतलब जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उनका सिक्रेशन कम हो गया है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यू हो रहा है, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन, अब देखिए जहाँ पे एंजाइम सिक्रेशन सही नहीं हो रहा, एनीमिया हो रहा है, वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन में होना लाजमी है। माल एब्जॉर्प्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो हम इन दोनों मेथड के द्वारा दे रहे हैं, लेकिन हमें जो डाइट है उसके अंदर क्या करना है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ फाइबर इसके अंदर देना है, ठीक है, और इंक्रीज़ करना है अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ाना है, और इलेक्ट्रोलाइट्स हमें इसके अंदर बढ़ाने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि जैसे नींबू पानी बहुत अच्छा मतलब ये सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और दूसरा है कोकोनट वाटर, ठीक है। प्रोबायोटिक्स इसके अंदर देने हैं, ठीक है। इसके अंदर चलेगा एंटीबायोटिक, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके। अब आप यहाँ देखिए जो प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स हमारी इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, उसको अच्छा करता है, किससे, इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो प्रीबायोटिक्स है वो सेफ़ है जो बच्चे हैं इन्फेंट्स के लिए भी, और जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स है क्लिनिकली ये सेफ़ हैं, ये बच्चों को दे सकते हैं चाहे बड़े हों या बच्चे, प्रोबायोटिक्स सबके लिए सेफ़ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप जो डाइट है, डाइट में आप इसमें बार्ले, बनाना, कर्ड, राइस और पोटैटो दे सकते हैं जब डायरिया स्टॉप हो जाए, मतलब आपको लगता है कि रुक गया है, जब ये सब दे सकते हैं। और इसके अलावा कैफ़ीन और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, फ्राइड फूड्स, ये सब आपको अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे।